भारत में अगर हम कृषि क्षेत्र के आंकड़ों पर नजर डालें तो सच कहूं तो एक बहुत ही चौंकाने वाला सच सामने आता है। बिल्कुल। अगर आप जमीनी हकीकत देखें तो देश में 75% से ज्यादा कृषि का काम महिलाएं करती हैं। हाँ वही तो, मतलब बीज बोने से लेकर निराई करने और फसल की कटाई तक सबसे ज्यादा पसीना असल में वही बहाती हैं। लेकिन विडंबना देखिए, जब बात जमीन के मालिकाना हक की आती है तो 15% के पास भी अपने नाम पर खेत नहीं है। सही कहा, वे खेतों में दिन रात काम करती हैं, लेकिन खेती से जुड़े जो सारे बड़े फैसले होते हैं वो हमेशा पुरुष लेते हैं। बिल्कुल। एक तरह से देखा जाए तो वे हमारे सिस्टम में एकदम अदृश्य मजदूर हैं। हाँ, उनका काम तो सबको दिखता है पर उनकी अपनी कोई पहचान नहीं है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि एक नई पहल इस पूरी सदियों पुरानी व्यवस्था को एकदम जड़ से पलट रही है? ये एक बहुत ही बड़ा दावा है ना? तो द डीप डाइव में स्वागत है। आज हम ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के एक बहुत ही अहम संयुक्त प्रोग्राम यानी कृषि सखी पहल का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। और ये चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पहल इस अदृश्य कामगार को गांव की सबसे अहम विशेषज्ञ बना रही है। बिल्कुल। तो चलिए इस बदलाव को समझते हैं। स्रोत सामग्री के अनुसार इस पहल के तहत महिलाओं को बस ऐसे ही अचानक से नहीं चुना जाता। हाँ, इसके लिए एक पूरा ढांचा है। स्वयं सहायता समूहों, जिन्हें हम आमतौर पे एसएचजी कहते हैं, उनके नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मतलब उन महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है जिनमें पहले से लीडरशिप क्वालिटी हो। हाँ, और जो खेती की बुनियादी समझ भी रखती हों। जाहिर है, जो महिला सालों से खेत में है उसे समझ तो है ही। अच्छा, पर मेरा सवाल ये है कि चुनाव के बाद असल में होता क्या है? चुनाव के बाद शुरू होता है एक बहुत ही सघन और व्यावहारिक प्रशिक्षण। ओके। इन चुनी गई महिलाओं को पूरे 100 दिनों की इंटेंसिव ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। अरे वाह, और कीट नियंत्रण जैसी चीजें भी? हाँ, वो भी। और जब वे ये 100 दिन का प्रशिक्षण पूरा कर लेती हैं, तब उन्हें पैरा एक्सटेंशन वर्कर्स के रूप में प्रमाणित किया जाता है। पैरा एक्सटेंशन वर्कर, ये सुनने में तो बहुत भारी भरकम सरकारी शब्द लगता है। हाँ, थोड़ा तकनीकी है। अगर इसे आसान भाषा में समझना हो तो इसका असल मतलब क्या है? क्योंकि आमतौर पर लोग इस शब्द का इस्तेमाल तो करते नहीं है। देखिए, एक्सटेंशन या विस्तार का कृषि की दुनिया में सीधा सा मतलब है लैब में हुए वैज्ञानिक रिसर्च को निकालकर सीधे खेतों तक पहुंचाना। अच्छा, मतलब किसानों तक खुद होता है, लेकिन वो शोध किसानों की आम भाषा में उनके खेतों तक कौन ले जाएगा? तो ये काम एक्सटेंशन वर्कर करता है। सही कहा। और पैरा का मतलब है कि वे उसी समुदाय से आती हैं जिन्हें इस विशेष काम के लिए प्रशिक्षित किया गया है। मतलब वे सरकार या लैब और गांव के किसान के बीच की एक जीवित कड़ी बन जाती हैं। एकदम सही। ये प्रमाणन केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये महिलाओं को एक पेशेवर पहचान देता है। ओके, अब ये पूरी तरह से स्पष्ट हुआ। मतलब अगर मैं इसे अपने नजरिए से देखूं तो ये कुछ ऐसा है जैसे किसी गांव की एक बहुत ही टैलेंटेड होम कुक हो जो सालों से अंदाजे से खाना बना रही है, उसे 100 दिन की कड़ी ट्रेनिंग देकर एक सर्टिफाइड मास्टर शेफ बना दिया जाए। हाँ, ये एक दिलचस्प तुलना है। ज्ञान उसके हाथों में पहले से था, लेकिन अब उसे विज्ञान का एक ठोस आधार और एक आधिकारिक बैज मिल गया है। ये तुलना कुछ हद तक काम करती है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेंच भी है। वो क्या? देखिए, मास्टर शेफ अपनी खुद की रसोई में खाना बनाता है जहाँ उसका पूरा नियंत्रण होता है। हाँ, ये तो है। लेकिन ये कृषि सखियां जो कर रही हैं, वो बहुत अलग और कहीं ज्यादा मुश्किल है। मुश्किल कैसे? वे एक तरह से किसी और की रसोई में घुसकर एक ऐसे रसोइये को जो 40 साल से खाना बना रहा है, ये बता रही हैं कि उसकी रेसिपी गलत है। ओहो, मतलब जो आधिकारिक बैज उन्हें मिला है वो उन्हें विशेषज्ञ तो बनाता है, लेकिन जमीन पर इसका विरोध होता होगा। बहुत जबरदस्त विरोध होता है। सच कहूं तो यही वो जगह है जहां मुझे इस पूरी योजना में सबसे बड़ा घर्षण नजर आता है। बिल्कुल। मतलब ईमानदारी से सोचिए, क्या गांव के पारंपरिक किसान जो अमूमन बुजुर्ग पुरुष होते हैं वो इतनी आसानी से एक महिला की बात मान लेंगे? यही तो सबसे बड़ी चुनौती है, जिसे उन्होंने हमेशा घूंघट में या सिर्फ एक दिहाड़ी मजदूर के रूप में देखा है। मुझे ये बात पूरी तरह से हजम नहीं हो रही कि वे रातों रात उनका नजरिया बदल देंगी। और वे रातों रात बदलते भी नहीं हैं। यही इस पहल का सबसे बड़ा सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू है। तो शुरुआत में क्या होता है? शुरुआत में इन कृषि सखियों को अक्सर मजाक का सामना करना पड़ता है। पुरुष किसान कहते हैं कि अब तुम हमें सिखाओगी कि हल्के से चलाना है। हाँ, ये तो एक बहुत ही गहरी पितृसत्तात्मक सोच है। बिल्कुल, जिससे उन्हें रोज लड़ना होता है। लेकिन यहीं पर पीयर टू पीयर लर्निंग यानी साथियों से सीखने का मॉडल अपना जादू दिखाता है।
तो ये मजाक से भरोसे तक का सफर कैसे तय होता है? क्योंकि कोई भी किसान अपनी पूरी फसल का जोखिम तो ऐसे ही नहीं उठाएगा ना। वही तो, सिर्फ इसलिए कि किसी ने उसे 100 दिन की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट दिखा दिया, वो अपनी फसल दांव पर क्यों लगाएगा? एकदम सही। सर्टिफिकेट से सिर्फ एंट्री मिलती है, भरोसा नहीं। हम्म। भरोसा जीतने का तरीका बहुत ही व्यवहारिक है। कृषि सखियां अक्सर गांव में एक छोटा डेमो प्लॉट या प्रदर्शन खेत तैयार करती हैं। अच्छा, मतलब एक टेस्ट जोन। हाँ, वे उस छोटे से हिस्से में अपनी नई जैविक और वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल करती हैं। और फिर किसान उसे देखते हैं। बिल्कुल। जब गांव वाले देखते हैं कि सूखे के बावजूद उस छोटे से खेत में फसल लहलहा रही है, तो उनका नजरिया बदलना शुरू होता है। अरे वाह! या कीटों का हमला होने पर भी उस खेत की फसल बची हुई है, तब वे सवाल पूछना शुरू करते हैं। तो मतलब शो डोंट टेल वाली बात हो गई। जब तक किसान अपनी आंखों से नतीजा नहीं देख लेता, वो नहीं मानेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है साझा जोखिम। साझा जोखिम, इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर बाहर से कोई सूट पहनकर कृषि विशेषज्ञ आता है, तो किसान उस पर शक करता है। हाँ, क्योंकि अगर फसल बर्बाद हुई, तो वो विशेषज्ञ तो शहर लौट जाएगा। बिल्कुल। लेकिन कृषि सखी उसी गांव की है। अगर उसकी बताई तकनीक फेल होती है, तो उसे उसी समाज में रहना है। हाँ, उसका भी उतना ही नुकसान होगा। यही जो जोखिम साझा करने की भावना है, ये बाहरी विशेषज्ञों की तुलना में कहीं अधिक भरोसा पैदा करती है। ये बहुत ही तार्किक बात है। जब एक बार भरोसा कायम हो जाता है, तो अगला सवाल ये है कि ये कृषि सखियां असल में क्या नया सिखा रही हैं? वे प्राकृतिक खेती और जैविक प्रथाओं की प्राथमिक संचालक हैं। स्रोत सामग्री भी प्राकृतिक खेती की बात करती है। तो क्या वे सिर्फ पारंपरिक तरीकों की तरफ वापस लौट रही हैं? वे सिर्फ अतीत की तरफ नहीं लौट रही हैं, बल्कि वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ रहे हैं। हाँ, कैसे? देखिए, हरित क्रांति के बाद से हमारे खेतों में रासायनिक खादों और कीटनाशकों का अंधाधुंध इस्तेमाल हुआ है। हाँ, पैदावार बढ़ाने के लिए। तत्कालीन पैदावार तो बढ़ी, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि मिट्टी की ऊपरी परत, जिसे टॉप सॉइल कहते हैं, वो पूरी तरह से मृत होने लगी है। क्योंकि रसायन बहुत तेज होते हैं। हाँ, मिट्टी में मौजूद केंचुए और फायदेमंद सूक्ष्मजीव उन रसायनों से मारे गए। कृषि सखियों का मुख्य काम इसी नुकसान को रोकना और पलटना है। तो वे गांव वालों को क्या सिखाती हैं? वे किसानों को सिखाती हैं कि घर पर ही बायोपेस्टिसाइड्स और जैविक खाद कैसे तैयार की जाए। तो इसका मतलब वे महंगे रसायनों का विकल्प दे रही हैं। लेकिन ये बायोपेस्टिसाइड्स काम कैसे करते हैं? उनका काम करने का तरीका रसायनों से बिल्कुल अलग होता है। क्या वे रसायनों जितने ही प्रभावी होते हैं? बिल्कुल। रासायनिक कीटनाशक एक तरह का जहर होते हैं, जो खेत में मौजूद हर तरह के कीड़े को मार देते हैं, चाहे वो फसल का दुश्मन हो या दोस्त। सही कहा। इसके विपरीत बायोपेस्टिसाइड्स, जैसे कि जीवामृत या नीम से बने अर्क, मिट्टी के प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को वापस लाते हैं। अच्छा। वे केवल नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को दूर रखते हैं और मिट्टी के भीतर मौजूद उन सूक्ष्म जीवों को पोषण देते हैं, जो पौधों को प्राकृतिक रूप से ताकत देते हैं। बिल्कुल। वे महंगे रसायनों के बिना मिट्टी के स्वास्थ्य का प्रबंधन करना और जल संरक्षण की तकनीकें सिखाती हैं। वे मिट्टी को दोबारा जिंदा कर रही हैं। अगर हम इसके बड़े असर की बात करें, तो मतलब वे केवल बीज या दवाइयाँ नहीं बेच रही हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वे मूल रूप से पूरे गांव के लिए सॉइल डॉक्टर यानी मिट्टी के डॉक्टर बन गई हैं। ये बहुत ही सटीक शब्द है, सॉइल डॉक्टर। जो उस जमीन को डिटॉक्स कर रही हैं। और अगर हम इसे अपने रोजमर्रा के जीवन से जोड़ें, तो इसका सीधा असर तो शहर में बैठे हमारे खाने पर भी पड़ता है। 100% बढ़ता है। हमारे खाने में, सब्जियों में रासायनों का जो जहर है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। इसका प्रभाव ये है कि रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में भारी कमी आ रही है। तो ये सिर्फ खेती का बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ शिफ्ट भी है। ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है। जो काम वे उन दूर दराज के गांव में कर रही हैं, उसका सीधा असर देश के हर नागरिक की सेहत पे पड़ रहा है। पर्यावरण को बचाना और मिट्टी को जिंदा करना सच में बहुत ही नेक काम है। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चलिए थोड़ा व्यवहारिक होकर सोचते हैं। बताइए। कोई भी इंसान सिर्फ पर्यावरण बचाने के लिए समाज के इतने बड़े ताने बाने और पितृसत्ता से पंगा नहीं लेता। हाँ, ये बात भी सच है। इन महिलाओं को इतनी मेहनत और इतना विरोध सहने के लिए कोई ना कोई ठोस व्यक्तिगत फायदा तो होना ही चाहिए ना। बिल्कुल, और यही हमें उनके वित्तीय सशक्तिकरण की ओर ले जाता है। तो चलिए बात करते हैं अर्थशास्त्र की।
इन कृषि सखियों के लिए इसमें आर्थिक लाभ क्या है? यहीं पर ये पहल सिर्फ एक कृषि योजना से बढ़कर महिला सशक्तिकरण का हथियार बन जाती है। अच्छा, कैसे? इस कार्यक्रम का एक बहुत ही मजबूत आर्थिक मॉडल है आय का विविधीकरण या इनकम डाइवर्सिफिकेशन। मतलब वे अब केवल अपनी फसल की पैदावार पर निर्भर नहीं है? एकदम सही। पहले अगर मौसम खराब हुआ तो आमदनी शून्य, लेकिन अब एक प्रमाणित कृषि सखी के रूप में वे परामर्श सेवाएं देकर पैसा कमाती हैं। कितना तक कमा लेते हैं? और वे सालाना लगभग 60,000 से 80,000 रुपए तक की अतिरिक्त आय कमा सकती हैं। रुकिए, 60 से 80,000 रुपए सालाना? हाँ, अतिरिक्त आय। ग्रामीण भारत में जहां कई परिवारों की कुल सालाना आय ही इतनी होती है, वहां एक महिला के लिए स्वतंत्र रूप से इतना पैसा कमाना कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल छोटी बात नहीं है, ये उनकी जिंदगी बदल देता है। पर वे ये पैसा कमा कैसे रही हैं? क्या किसान उन्हें सलाह देने के पैसे देते हैं? किसान सीधे तौर पर सलाह के पैसे भले ही ना दें, लेकिन उनके पास कमाई के कई और रास्ते खुल जाते हैं। जैसे कि? उदाहरण के लिए वे मिट्टी परीक्षण या सॉइल टेस्टिंग का काम करती हैं, जिसके लिए उन्हें हर टेस्ट पर एक तय शुल्क मिलता है। ओके, ये तो बहुत बढ़िया है। इसके अलावा भारत सरकार की लखपति दीदी योजना है। कृषि सखियां उस योजना में अन्य महिलाओं की मदद करती हैं। और सरकारी योजनाओं में नामांकन भी करवाती होंगी? हाँ, वे दूसरों के लिए सरकारी योजनाओं के नामांकन की सुविधा देने से भी पैसे कमाती हैं। फॉर्म भरना, प्रक्रिया समझाना, इन सब के लिए उन्हें पारिश्रमिक मिलता है। बिल्कुल, वे सिर्फ ज्ञान नहीं बांट रही, वे बाकायदा एक सर्विस प्रोवाइडर बन गई हैं। ये देखते हुए कि वो मिट्टी की टेस्टिंग से लेकर सरकारी स्कीमों में एनरोलमेंट तक का काम कर रही हैं, क्या हम कह सकते हैं कि ये योजना ग्रामीण महिलाओं को सिर्फ कामगार से निकालकर सीधे एग्री एंटरप्रेन्योर या कृषि उद्यमी में बदल रही है? मैं इस बात की पूरी तरह से पुष्टि करूंगा। एग्री एंटरप्रेन्योर एकदम सही शब्द है। वे अब अपने गांव की माइक्रो कंसल्टेंट हैं। और इस उद्यमिता को ताकत देने के लिए एक और बहुत अहम फैक्टर है। वो क्या है? स्रोत सामग्री स्पष्ट करती है कि इस पूरी कृषि सखी पहल को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM के साथ गहराई से जोड़ा गया है। NRLM के साथ जुड़ने का जमीनी स्तर पर क्या फायदा होता है? इसका सबसे बड़ा फायदा है औपचारिक ऋण या क्रेडिट तक पहुंच। अच्छा, लोन मिलना आसान हो जाता है। याद कीजिए हमने शुरुआत में क्या बात की थी, महिलाओं के पास जमीन का मालिकाना हक नहीं होता। हाँ, 15% से भी कम। और अगर आपके नाम पे जमीन नहीं है तो कोई भी बैंक आपको खेती के लिए लोन नहीं देगा। क्योंकि गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है। महिलाओं को हमेशा अपने पति या ससुर पर निर्भर रहना पड़ता था। बिल्कुल, लेकिन अब क्योंकि वे SHG का हिस्सा हैं, NRLM से जुड़ी हैं और उनके पास सरकार का दिया हुआ प्रमाण पत्र है, तो बैंक उन्हें एक मान्यता प्राप्त उद्यमी के रूप में देखता है। एकदम सही। ये प्रमाणन उनके लिए एक तरह से क्रेडिट गारंटी का काम करता है। उन्हें बिना अपनी जमीन गिरवी रखे बैंक से लोन मिल सकता है। ये तो वाकई गेम चेंजर है। जमीन के कागजात ना होने की जो सबसे बड़ी बाधा थी, उसे सर्टिफिकेशन ने पूरी तरह से बाईपास कर दिया। और इस पहल का लक्ष्य पूरे देश में 90,000 महिलाओं को प्रशिक्षित और प्रमाणित करने का है। 90,000 महिला कृषि उद्यमी, ये तो ग्रामीण गरीबी उन्मूलन का एक बहुत बड़ा साधन बन सकता है। बिल्कुल। सोचिए, जब किसी गांव में एक महिला अपने ज्ञान के दम पर सालाना 70-80 हजार रुपए घर लेकर आती है तो क्या होता है? उसका सम्मान बढ़ता है। हाँ, अपनी खुद की कमाई होना और वो भी ज्ञान आधारित सेवाओं से उनके घरेलू और सामाजिक जीवन में एक बहुत बड़ा शक्ति परिवर्तन लाता है। मतलब जब पैसा महिला कमाती है तो घर के आर्थिक फैसलों में उसकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। सही कहा। वो केवल खेत में काम करने वाली एक खामोश मजदूर से परिवार और समुदाय की एक मुख्य निर्णयकर्ता बन जाती है। ज्ञान, मान्यता और पैसा, जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं तो असली बदलाव आता है। बिल्कुल। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को, इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो असल में क्या तस्वीर उभरती है? अगर हम समग्र सारांश देखें तो कृषि सखी पहल सिर्फ खेती के बारे में नहीं है। ये ग्रामीण सत्ता की गतिशीलता या रूरल पावर डायनामिक को बदलने के बारे में है। ताबे के हमारे गांव की शक्ल बदल रहा है। बिल्कुल, ये एक शांत क्रांति है। खैर, आज के इस डीप डाइव को खत्म करने का समय आ गया है जी। लेकिन जाने से पहले सुनने वालों के लिए मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जरा इस पर गहराई से विचार करें। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और वैश्विक खाद्य सुरक्षा जैसी विशाल चुनौतियों से जूझ रही है। सही बात है। हम बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में इसका हल खोजते हैं, लेकिन अगर 90,000 प्रमाणित महिलाएं स्थानीय स्तर पर जैविक तरीकों और आपसी विश्वास के जरिए भारत जैसे विशाल देश के पूरे खेती के इकोसिस्टम को बदल सकती हैं,
तो क्या ये महिला संचालित और विकेंद्रीकृत मॉडल भविष्य में इन विशाल चुनौतियों से निपटने का सबसे प्रभावी फॉर्मूला साबित हो सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या असली समाधान लैब्स में नहीं बल्कि इन महिलाओं के हाथों में मौजूद मिट्टी में छिपा है? बहुत ही गहरा सवाल है। इस सवाल के साथ हम आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हमारे तमाम स्रोतों का बेहतरीन उपयोग करने और इस डीप डाइव को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।